इस लेक्चर में कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2022 के बारे में डिस्कस करेंगे। एक देखो कंपटीशन एक्ट बना हुआ है 2002 का, इसमें अमेंडमेंट किया जा रहा है, संशोधन किया जा रहा है। अभी ये बिल पेश किया जा रहा है, इंट्रोड्यूस किया गया है। अभी कंपटीशन एक्ट जो बनाया गया था, इसके थ्रू ही एक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई, एक एक्ट के थ्रू बनाई गई थी। इसके थ्रू ये काम करना था कि अगर मार्केट में कोई एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हो रही हैं उनको रोकना, यानी कि अगर वो कंपटीशन को रोकते हैं, मान लो एक कंपनी डोमिनेट कर रही है पूरे मार्केट में, तो इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं इसको रोकना, ताकि एक कंपनी की मोनोपोली ना हो जाए, एक ही अधिकार ना हो जाए एक ही कंपनी का, दूसरी कंपनियों को मार्केट से बाहर ना निकाल दे। अगर कोई कंज्यूमर के रिगार्डिंग कोई मान लो एडवर्स इम्पैक्ट हो रहा है कंज्यूमर पे, तो उसको भी प्रोटेक्ट करना इसका काम है सीसीआई का। अगर मान लो दो कंपनी मिलना चाहती हैं, आपस में मर्जर करना चाहती हैं, तो उसको भी देखती है कि कंपनी खुद से मिलना चाहती हैं, कोई एडवर्स इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा दूसरी कंपनी पे, तो इसको भी ये देखती है सीसीआई। इससे परमिशन लेनी पड़ती है, तभी जाके दो कंपनी मिल सकती हैं। जैसे वोडाफोन और आइडिया मिली थी पहले, उन्हें अगर मर्ज करना है तो पहले इससे सलाह लेनी पड़ती है, इस ये परमिशन देती है सीसीआई। तो इसके ये काम है, तो इसमें कुछ चेंज किए जा रहे हैं, सीसीआई का रोल भी चेंज किया जाएगा, इसकी पावर और दी जाएंगी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो क्या चेंजेस किए जा रहे हैं नए, वो देखेंगे। जो सीसीआई है इसका ही अकाउंटेबिलिटी और इसकी रेगुलेटरी पावर है, जो इसको और बढ़ाया जाएगा इस अमेंडमेंट के जरिए, इंप्रूव किया जाएगा इसका रेगुलेटरी सेटअप। क्या क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं? पहले तो इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रेंथनिंग करना, यानी कि जो पारदर्शिता है, इसका जो डिसीजन लेती है सीसीआई, इसके डिसीजन में ट्रांसपेरेंसी आए और इसकी जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी और बढ़े, इसके लिए प्रोविज़न किए गए हैं। इसमें पार्ट टाइम मेंबर होंगे अब सीसीआई में जितने भी एक चेयरमैन मेंबर हुआ करते थे, उसके साथ साथ पार्ट टाइम मेंबर भी होंगे, इसके सदस्य होंगे। ये रेगुलेटरी आर्किटेक्चर की तरह इसको बनाएंगे सीसीआई को। फाइनेंशियल रेगुलेटर के पास जो पावर होती है इस तरह से, जैसे सेबी के पास होती है ना मार्केट को रेगुलेट करने की पावर, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऐसी कुछ रेगुलेटरी पावर इसके पास होंगी। और इसे देखो सीसीआई को, कंपटीशन कमीशन इंडिया है, इसको मैंडेटरीली का मतलब है कंपलसरी, अनिवार्य है कि इसे पेनल्टी गाइडलाइंस देने पड़ेंगे और रीजन भी देने पड़ेंगे, इशू करने पड़ेंगे। यानी कि अगर किसी कंपनी पे ये पेनल्टी लगाना चाहती है, मान लो पेनल्टी का मतलब उस पर फाइन लगाना चाहती है कि उसने कुछ एडवर्स प्रैक्टिसेस की हैं, तो पहले से उसकी गाइडलाइंस जारी करे कि ये नियम है, इन नियम का कोई उल्लंघन करेगा तो उस पर पेनल्टी लगेगी, और उसका रीजन भी दे किस बेस पे पेनल्टी गाइडलाइंस लाई गई हैं। इस तरह से रेगुलेटरी इन्वायरमेंट का सर्टेनिटी लेके आएगा सीसीआई के अंदर ये नए रूल्स। नेक्स्ट इसमें है कि इन्फोर्समेंट एफिशिएंसी को ये इंक्रीज करेगा थोड़ा। इसमें क्या होगा कि अगर दो पार्टी मान लो नेगोशिएशन करना चाहती हैं, आपस में म्यूचुअली वर्केबल सॉल्यूशन निकालना चाहती हैं, तो इस प्रोसेस को भी इंगेज होगा, इस प्रोसेस में भी इंगेजमेंट होगा सीसीआई का। दोनों पार्टी समझौता करना चाहती हैं, मान लो दो कंपनी है, उनकी दोनों ने मान लो किसी ने कंप्लेंट की है कि दूसरी कंपनी एडवर्स इम्पैक्ट डाल रही है, विपरीत प्रभाव डाल रही है दूसरी कंपनी पे, क्योंकि इसने कुछ एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस अपना ली हैं दूसरी कंपनी ने मार्केट में। तो इस वजह से दोनों कंपनीज के बीच में नेगोशिएशन हो सके, समझौता हो सके, इसमें भी सीसीआई इंगेजमेंट करेगा, यानी कि सेबी की तरह ये काम करेगा लगभग। ऐसी रेगुलेटरी पावर इसको दे दी गई है सीसीआई को इस बिल में चेंजेस के जरिए। पहले क्या होता था, जो सीसीआई था केवल ये डोमिनेंस या एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट के खिलाफ ही ये ले सकता था एक्शन, एम्पावर था सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर मान लो कोई एक कंपनी मार्केट में डोमिनेट कर रही है या कोई ऐसी प्रैक्टिसेस कर रही है जो एंटी कॉम्पिटिटिव है, दूसरी कंट्री मतलब कंट्री से दूसरी कंपनी को बंदी करा दे, जैसे मान लो एक पेन बेचने वाली कंपनी है ए, दूसरी है बी, ये ऐसी प्रैक्टिसेस अपना रही है, अपना जो प्राइस है इतना कम कर दे, मान लो 10 रुपये का पेन है उसे 2 रुपये में बेच रही है, अब सब लोग इसी के पेन को खरीदेंगे, क्योंकि सेम पेन बी वाली भी बेच रही है, वो 10 रुपये में बेच रही है। लेकिन ये बी जो कंपनी है इतना अपना रेट कम नहीं कर सकती, इसकी इतनी वैल्यू है नहीं, क्योंकि इसके पास इतना भाई साहब पैसा भी नहीं है, सिंपल भाषा में समझ लो कि इसके पास इतना पैसा भी नहीं है कि अफोर्ड कर सके 10 रुपये का 2 रुपये में बेच के। लेकिन ये कंपनी ज़्यादा पावरफुल है, ये 2 रुपये में अगर मान लो 1 साल भी बेचे, 6 महीने या 10 दिन या 1 महीने भी बेचे, 1 साल तक भी बेचे, ये अफोर्ड कर सकती है क्योंकि इसके पास बहुत पैसा है। अगर मान लो थोड़ा इसने नुकसान उठा भी लिया 1 साल बेच के,
तो सारे क्या होंगे, कंज्यूमर इसका 2 रुपये वाला पेन खरीदेंगे। अब इनको आदत हो जाएगी, हैबिट हो जाएगी 2 रुपये वाला पेन खरीदने की। तो भाई साहब इसका 10 रुपये वाला पेन बी कंपनी का कौन खरीदेगा, यानी कि ये कंपनी का पेन खरीदेगा नहीं, मैन्युफैक्चरिंग होगी नहीं, सारा माल ऐसे पड़ा रहेगा, एक दिन कंपनी बंद हो जाएगी। अब बी कंपनी जब मान लो बंद हो गई, बची सिर्फ एक कंपनी मार्केट में ए। पहले जब ये 2 रुपये का कर दिया, अब ये बेचेगी 10 रुपये में ही। अब दूसरी कंपनी मार्केट से बाहर हो गई है, अब ये सिर्फ फ़ायदा लेगी। अब 10 रुपये में बेचे या 11 में बेचे या 12 में, अब एक ही कंपनी बची मार्केट में सामान बेचने के लिए, पेन बनाने वाली, तो अब ये फ़ायदा उठाएगी। तो ऐसी प्रैक्टिसेस ना हो, ऐसी ये होती हैं एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, कंपटीशन को रोकने वाली प्रैक्टिसेस। तो ऐसी एडवर्स कंपटीशन को रोकने वाली जो प्रैक्टिसेस होती हैं एडवर्स, इनको रोकने के लिए ये सीसीआई काम करती है कि एक ही कंपनी का डोमिनेंस ना हो, सिर्फ यही काम था। लेकिन अब सीसीआई को और ज़्यादा पावर दे दी गई, जो हमने ऊपर डिस्कस की हैं, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई है। एक ये है कि सीसीआई क्या है, अपील कर सकती है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल में। ये क्या है, देखो जब किसी कंपनी का झगड़ा हो रहा है दूसरी कंपनी से, तो वो जाता है NCLT में। ये है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल। ये तो है अपीलेट, इसमें से अपीलेट हटा दो, सिर्फ बची नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। तो पहले जाता है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में। लेकिन जब अगर मान लो इसके डिसीजन से कोई कंपनी सेटिस्फाई नहीं है, तो इसके डिसीजन के अगेंस्ट अपील कर सकता है इसमें NCLAT में, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल में। फिर उसके बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो ये डायरेक्टली इसमें अपील कर सकता है सीसीआई। लेकिन उससे पहले क्या होगा, जैसे कोई कंपनी की अपील इसमें दाखिल की जा रही है, तो कंपनी पे जितनी पेनल्टी लगाई है ना सीसीआई ने उस कंपनी पे पेनल्टी लगाई होगी कुछ फाइन, उसका 25% प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा, तब जाके वो अपील कर सकते हैं नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल में। ऐसा क्यों रखा गया कि उसे 25% पैसा जो पेनल्टी लगाई है सीसीआई ने उस कंपनी पे, तो पहले डिपॉजिट रखना पड़ेगा, इसलिए ताकि जो फ्राइवोलस अपील है ना उनको रोका जा सके। फ्राइवोलस का मतलब नॉन सीरियस। बहुत बार ऐसा होता है कंपनी का छोटा मोटा झगड़ा होता है और केस बढ़ा देती है, और जाके पहले ही और ज़्यादा बर्डन रहता है, इन पे केस बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा हैंडल कर रहे होते हैं। ये मान लो एक ट्राइब्यूनल है जो कोर्ट की तरह काम करती हैं, फैसला सुनाती हैं, कोई डिस्प्यूट है आपस में कंपनी का उसको सुलझाती हैं। तो पहले ही इन पे बहुत ज़्यादा केस पेंडिंग पड़े रहते हैं, तो ये छोटे छोटे केस भी लेके आएंगी, तो इसको और ज़्यादा नुकसान होगा और बर्डन बढ़ जाएगा, बोझ बढ़ जाएगा, इस पर बर्डन बढ़ जाएगा। तो इसलिए फ्राइवोलस अपील्स को रोकने के लिए 25% फीस डिपॉजिट करने का प्रोविज़न रखा है इसमें मर्जर जो टाइम था पहले हुआ करता था लगभग 210 दिन, यानी कि अगर किसी एक कंपनी को दूसरी कंपनी में मिलना है तो 210 दिन का टाइम था। अब ये रिड्यूस कर दिया, 150 दिन कर दिया है। ग्रीन चैनल भी इंट्रोड्यूस किया है मर्जर एप्लीकेशन के लिए, यानी कि देखो पहले बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता था सीसीआई की अप्रूवल के लिए। एक कंपनी दूसरी कंपनी में मिलना चाहती है तो बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता था। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जब अपनी सहमति दे देगा, परमिशन दे देगा, अप्रूवल दे देगा, तब जाके होती थी। लेकिन ये टाइम अब कम कर दिया है, ग्रीन चैनल बना दिया है। ग्रीन चैनल यानी कि उसके जरिए आसानी से दो कंपनी अगर मर्जर करना चाहती है, मिलना चाहती हैं, मर्ज होना चाहती हैं, आसानी से हो सकती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी कर दी गई है कि जो पहले क्या होता था प्रीवियसली कि जो एग्रीमेंट सेम लेवल पे होते थे, जैसे मान लो बिजनेस का एग्रीमेंट हो रहा है किसी डिस्ट्रीब्यूटर का और किसी मान लो मैन्युफैक्चरर का, किसी मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर का एग्रीमेंट हो रहा है, तो सेम लेवल पे ये एग्रीमेंट होते थे, तो इनको ही अनुमति दी जाती थी। लेकिन अगर मान लो अब क्या कर दिया गया बिल में चेंजेस, अब ऐसा कर दिया गया मान लो सेम लेवल पे बिजनेसमैन नहीं है, हब एंड स्पोक मॉडल कार्टेल है। कार्टेल का मतलब ग्रुप, हब एंड स्पोक मॉडल का मतलब जैसे मान लो एक कंपनी मैन्युफैक्चर है, इसके बहुत ज़्यादा एक दे के आ रही है डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर के अलावा डिस्ट्रीब्यूटर दे रहा है छोटे किसी दुकानदार को। अब ये हब हो गया यहाँ पे, मान लो ये डिस्ट्रीब्यूटर मेन डिस्ट्रीब्यूटर जो बांट रहा है आगे दुकानदारों को, दुकानदार हो गए स्पोक हो गए। यानी कि ये अब जो होता था एग्रीमेंट डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चर के बीच में अलाउ था, अब इनके बीच में भी अलाउ होगा। यानी कि अगर मान लो कोई एंटी कम्पिटिटिव पैक्ट चल रहा है इनके बीच में, दुकानदार या इनकी वजह से भी कोई एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तो उनको भी हैंडल किया जाएगा। लिमिटेशन है लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन का मतलब इसमें कुछ कमियां हैं जो नए चेंजेस किए जा रहे हैं। इनमें देखो डिजिटल मार्केट को इंक्लूड नहीं किया जा रहा। जैसे मान लो व्हाट्सअप और फेसबुक मर्ज कर गई थी दो कंपनी, व्हाट्सअप को फेसबुक ने खरीद लिया था,
तो इनके बारे में कोई भी अभी प्रोविज़न नहीं है इसमें। तो एक सबसे बड़ा ये है कि बहुत बड़ी कंपनियां भाई साहब, फेसबुक व्हाट्सएप जैसी भी, अगर कोई कंपनी मान लो डिजिटल कंपनी हमारे देश में मर्ज करना चाहें तो उनके लिए इसमें कुछ प्रोविज़न नहीं रखे गए हैं। यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म की एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए कोई रेगुलेशन नहीं है इसमें। नेक्स्ट एक ये भी है कि डिले, बहुत ज़्यादा डिले हुआ है। 2020 में इसके लिए पब्लिक कमेंट रिलीज हुए थे कि ऐसा कुछ प्रोविज़न करना चाहिए चेंजेस, लेकिन बहुत ज़्यादा डिले किए गए हैं, देरी किए गए हैं इसमें चेंजेस करने के लिए। अभी बिल ही लाया गया, अभी तो पार्लियामेंट में से पास भी नहीं हुआ है ये। तो थोड़ी जानकारी लेते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, जो बना हुआ है इसके और क्या काम है। स्टैट्यूटरी बॉडी है, कंपटीशन एक्ट 2002 का इसके थ्रू बनाया गया था, जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया। जो भी मार्केट में एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस होती हैं, एडवर्स इफेक्ट डालती हैं जो कंपटीशन पे, उनको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए काम करता है। इसके मेन ऑब्जेक्टिव यही है, कंपटीशन के लिए जो विपरीत प्रभाव पड़ते हैं ऐसी प्रैक्टिसेस को रोकना, मार्केट में कंपटीशन को बढ़ाना, सस्टेन करके रखना, कंज्यूमर के जो इंटरेस्ट हैं ग्राहक के, उसको भी प्रोटेक्ट करना है, मार्केट में फ्रीडम ऑफ ट्रेड इंश्योर करना, यानी कि व्यापार आसानी से हो, सभी को व्यापार करने की आज़ादी हो, इसको सुनिश्चित करना इसका काम है। फंक्शन क्या है कमीशन का? फंक्शन ये है कि जो भी एडवर्स इफेक्ट हैं कंपटीशन के, उनको बिल्कुल एलिमिनेट करना, बिल्कुल ख़त्म करना, और मार्केट में फ्रीडम ऑफ ट्रेड को इंश्योर करना। इसका मेन काम एक ये भी है, पब्लिक में अवेयरनेस फैलाना, लोगों को जागरूक करना, और ट्रेनिंग भी, कंपटीशन इशू के रिगार्डिंग ट्रेनिंग भी ये इम्पार्ट करता है, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। और एक स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि एक्ट के द्वारा बनाई गई थी, सांविधिक संस्था है, ये भी आपको याद रखना है।